स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जब बात फॉरेन पॉलिसी की हो तब सक्सेस के मुकाबले शायद फेलियर पे गौर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल अक्टूबर 20 को 1962 सिनो इंडियन वॉर की 60th एनिवर्सरी थी। एक ऐसा इवेंट जिसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। इसलिए नहीं कि इस जंग में इंडिया की जीत हुई थी, बल्कि इसलिए कि इस वॉर ने इंडिया को उसके मिलिट्री और डिप्लोमेटिक वीकनेसेस से रूबरू करवाया था। इस वॉर का प्राइमरी कॉज था चाइना का एग्रेशन इंडियन टेरिटरीज के अगेंस्ट, खासकर जम्मू एंड कश्मीर का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अक्साई चिन, जो एक फ्लैश पॉइंट बन के सामने आया। लेकिन बॉर्डर टेंशन्स के अलावा भी एक और मेजर रीजन था तिब्बत पे चाइना का कब्जा, जिसके चलते दलाई लामा और कई तिब्बतन्स को इंडिया में रेफ्यूज लेना पड़ा था। तिब्बत के एनेक्सेशन के खिलाफ इंडिया का ओपोजिशन चाइना के लिए एक मेजर थ्रेट बनकर सामने आया और उसने एक सडन अटैक लॉन्च किया। अक्टूबर 20, 1962 को चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने इंडिया के लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पे हमला किया। 1965 में डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज फिगर्स के मुताबिक 1383 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए थे, 1696 मिसिंग थे और 3968 सोल्जर्स को PLA ने कैप्चर कर लिया था। वैसे तो ये लगभग एक महीने चलने वाला एक ब्रीफ वॉर था, लेकिन चाइना से मिली हार ने दिल्ली के फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज पे कुछ गहरे सवाल खड़े किए, जिसके लेसन्स आज भी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के लिए रेलेवेंट हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जंग के बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने एक नया मोड़ लिया। नेहरूवियन आइडियलिज्म से हटकर इंडिया एक रियलिस्ट अप्रोच को अपनाने लगा, जहां वो कोऑपरेशन पे ओवर रिलायंस से कंपटीशन और कॉशन को प्रायोरिटाइज करने लगा। जैसे जैसे हालात बदलते गए वैसे वैसे इंडिया की कैपेबिलिटीज में भी चेंजेस आते गए और आज इंडिया डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली 1962 वॉर पोजीशन से काफी बेहतर है। और ये डेवलपमेंट इसलिए इतना रेलेवेंट है क्योंकि खासकर 2020 के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बढ़ते चाइनीज एग्रेशन के चलते इंडिया और चाइना के टाइज बिगड़ते गए। 2014 में ब्रिटिश जर्नलिस्ट नेविली मैक्सवेल ने कॉन्फिडेंशियल हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट का एक सेक्शन ऑनलाइन रिलीज किया था। लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और ब्रिगेडियर PS भगत द्वारा कंपाइल की गई इस टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में 1962 वॉर के दौरान इंडिया के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेटजी का एक क्रिटिकल एनालिसिस किया गया था। कई एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स इस इशू को एक्सप्लोर करते आए हैं और सबका मानना है कि ये ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडिया को जंग हारनी पड़ी थी। आज के वीडियो में हम उन्हीं फैक्टर्स पर नजर डालेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आज इंडिया इन फैक्टर्स को ओवरकम कर पाया है या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन और GS3 के सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 9 मार्च से हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। दोस्तों, इंडिया के मिलिट्री अनप्रिपेयर्डनेस को डिकोड करने के लिए श्रीनाथ राघवन अपने बुक वॉर एंड पीस इन मॉडर्न इंडिया में 1962 कॉन्फ्लिक्ट के एक दशक पहले इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन आर्मी के ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस ट्रांजिशन में कुछ प्रॉब्लम्स थे। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं था कि इंडियन ऑफिसर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स से कम काबिल थे, लेकिन ज्यादातर इंडियन सोल्जर्स के पास स्ट्रेटेजिक लेवल पे हायर कमांड के लिए एडिक्वेट प्रिपरेशन नहीं थी। शेषाद्री छारी जैसे एक्सपर्ट्स ने भी कई स्ट्रक्चरल इश्यूज के बारे में लिखा है। फॉर एग्जांपल, 1957 में एस्टैब्लिश्ड डिफेंस प्रोडक्शन प्लानिंग कमेटी और 1958 में सेटअप डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगभग नॉन फंक्शनल थे। ऐसे बॉडीज आर्म्ड फोर्सेस को बेसिक मिलिट्री हार्डवेयर और एमुनिशन प्रोवाइड नहीं कर सके। इनफैक्ट, चाइना के साथ 1962 जंग के 3 साल पहले न्यू दिल्ली के पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ आर्मी के कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे, जिसके चलते पॉलिटिकल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन कमजोर रहा। उस समय आर्मी चीफ जनरल
के.एस. थिमाया का रेजिग्नेशन इस टेंशन का एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल था। सितंबर 1959 में डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्णन मेनन के साथ डिसएग्रीमेंट के चलते थिमाया ने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को अपना इस्तीफा भेजा था, लेकिन बाद में उसे विथड्रॉ कर लिया गया। इस डिसएग्रीमेंट का एक मेजर फैक्टर था चाइनीज ऑफिशियल्स के प्रति मेनन का एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट जॉन डब्ल्यू गार्वर ने लिखा है कि कैसे 23 जुलाई 1962 को जेनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और पीएलए मार्शल चेन यी मेनन के साथ बॉर्डर सेटलमेंट को लेकर बात करना चाहते थे, लेकिन मेनन ने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पे एक ज्वाइंट इंडिया चाइना कम्युनिके इशू करने से मना कर दिया। इस इंटरेक्शन के बाद तत्कालीन चाइनीज प्रीमियर ज़ोउ एनलाई ने यह कंक्लूड किया कि मेनन पीसफुल टॉक्स के लिए तैयार नहीं थे और नेहरू शायद चाइना के साथ एक जंग चाहते थे। दरअसल इंडिया की शर्त यह थी कि वो तभी नेगोशिएशंस के लिए तैयार होगा जब चाइना अक्साई चिन्ह से हट जाए, क्योंकि 1954 में बीजिंग द्वारा पब्लिश्ड मैप्स में यह साफ दिखाया गया था कि अक्साई चिन्ह चाइनीज टेरिटरी था। अगस्त 1962 में जब डिप्लोमेटिक इम्पास और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इंटेंसिफाई होता गया, तब मेनन और नेहरू इस क्राइसिस को एस्केलेट होने से रोकने की कोशिश में लग गए। फॉर एग्जाम्पल, CIA की डीक्लासिफाइड रिपोर्ट ये रिवील करती हैं कि 1 अगस्त 1962 में कैबिनेट मीटिंग के दौरान नेहरू ने एक कंप्लीट मिलिट्री डिसएंगेजमेंट की बात की थी, लेकिन इंडियन आर्मी लीडर्स चाइनीज मिलिट्री कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करते हुए इंसिस्ट कर रहे थे कि इंडिया एक फोर्सफुल पॉलिसी अपनाए। आखिरकार अक्टूबर 16 को इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि चाइना को अक्साई चिन्ह और नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से हटाया जाए, लेकिन उस समय इंडियन मिलिट्री हिमालय के हार्श टेरेन और वेदर कंडीशंस को हैंडल करने के लिए ना तो ट्रेन थी और ना ही वेल इक्विप्ड। उधर चाइनीज आर्मी उस वक्त माउंटेन वॉरफेयर में काफी स्ट्रांग बन चुकी थी। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनका मानना है कि इंडिया की मिलिट्री अनप्रिपेयर्डनेस फॉरवर्ड पॉलिसी के चलते भी इंटेंसिफाई हो गई। दरअसल ये एक डायरेक्टिव था जिसके तहत इंडियन आर्मी को चाइना से टेरिटरीज रिक्लेम करने के लिए फॉरवर्ड पोस्ट स्टैब्लिश करने थे, और इसी एक्शन को कई एनालिस्ट 1962 का इमीडिएट ट्रिगर मानते हैं। फॉरवर्ड पॉलिसी का डिसीजन 2 नवंबर 1961 को एक टॉप सीक्रेट मीटिंग में लिया गया था, जिसमें नेहरू, मेनन, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल, इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर BN मुलिक और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल PN थापर शामिल थे। इस पॉलिसी के खिलाफ मेजर ऑपोजिशन जनरल थिमाया से आया, जिनका मानना था कि इंडियन आर्मी को अपने कैपेबिलिटीज हासिल करने से पहले ऑफेंसिव में नहीं जाना चाहिए। उधर नेहरू का मानना था कि इंडो चाइना बॉर्डर में बैकअप के लिए सपोर्टिंग बेसिस की स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए, और जब ऐसा हुआ तो फॉरवर्ड पॉलिसी को लेकर चाइना का ख्याल ये था कि वो नेहरू गवर्नमेंट द्वारा स्टेटस को डिस्टर्ब कर चाइनीज टेरिटरी ऑक्युपाई करने की एक ऑफिशियल स्ट्रेटजी थी। ऊपर से 1960 में नेहरू और ज़ोउ एनलाई के बीच टेरिटोरियल इश्यूज को डिप्लोमेटिकली सेटल करने के टॉक्स भी फेल हो चुके थे। ऊपर से इंडिया के पास लिमिटेड इंटरनेशनल सपोर्ट था, क्योंकि कोल्ड वॉर के चलते मोस्ट नेशंस या तो US या फिर USSR के साथ अलाइन थे। दोस्तों, मिलिट्री की एक और सीरियस प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादातर डिफेंस स्पेंडिंग चाइना के बजाय पाकिस्तान पे फोकस थी। ये सच है कि पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता था, लेकिन चाइना के मुकाबले वो एक वीकर थ्रेट था जिसपे इंडिया का कुछ ज्यादा ही फोकस था। 1962 में चाइना इंडिया के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल तो नहीं था, लेकिन तब उसकी मिलिट्री एक एक्सपीरियंस कॉम्बैट फोर्स बन चुकी थी, जिसका डिमॉन्स्ट्रेशन कोरियन वॉर में देखा गया था। लेकिन इंडिया चाइना के इस डिफेंस सुपीरियरिटी को अनदेखा करता रहा, और इसमें उसकी लीडरशिप का एक बड़ा हाथ था। दोस्तों, इंडिया ने न सिर्फ चाइना के बढ़ते मिलिट्री पावर को इग्नोर किया था, बल्कि उसके आर्म्ड फोर्सेस के मूवमेंट्स और इंटेंशंस को भी, जिसके थ्रू चाइना अपने सरप्राइज अटैक्स को अंजाम देती रही। उधर इंडिया इन सडन अटैक्स के लिए अनप्रिपेयर्ड थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसके पास नेसेसरी सप्लाईज और रीइंफोर्समेंट भी नहीं थी। 1951 और 1962 के बीच इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बॉर्डर पोस्ट को 30 से 77 तक इंक्रीज किया था, लेकिन ये पोस्ट सीवियर रिसोर्स कंस्ट्रेंट से जूझती रही और इनमें कोई खास कैपेबिलिटी नहीं थी। यही नहीं, ईस्टर्न सेक्टर में ह्यूमन इंटेलिजेंस कवरेज इंडियन से ज्यादा चाइनीज को फेवर करता था। तिब्बत में चाइना के ऑपरेटिव्स हिंदी, नेपाली या बंगाली जैसे भाषाओं में ट्रेनिंग हासिल कर ट्रेडर्स के रूप में अंडर कवर काम किया करते थे, लेकिन इंडियन ऑपरेटिव्स के लिए लैंग्वेज एक मेजर बैरियर था। इनफैक्ट इंडिया को अपने इंटेलिजेंस गैप्स को फिल करने के लिए US और UK पे रिलाई करना पड़ा, लेकिन वेस्टर्न एजेंसीज भी अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते रहे। मिलिट्री और इंटेलिजेंस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, अक्टूबर 1962 में लद्दाख का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर था कि श्रीनगर से लेह तक सिर्फ
एक ही सड़क थी। ऐसे में इंडिया के फॉरवर्ड पोस्ट के लिए सप्लाईज एयर सॉर्टीज के थ्रू प्रोवाइड की जाती थी और तब सिर्फ एक ही ऑल वेदर एयरपोर्ट हुआ करता था और वो था लेह। दूसरे लोकेशंस के एयर स्ट्रिप्स जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर डेजिग्नेटेड थे, उन्हें पूरे दिन में सिर्फ कुछ ही समय ऑपरेट किया जा सकता था और हर एयर ऑपरेशन के लिए उनका मेंटेनेंस काफी हाई था। ये एएलजीज चुसुल, दौलत बेग ओल्डी, थॉइसे और फुकचे में लोकेटेड थे। उधर इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में इंडियन आर्मी पेट्रोल के लिए कोई आर्टिलरी सपोर्ट मौजूद नहीं था। तो 1962 की जंग ना सिर्फ नेहरूवियन पीरियड से इंडिया को एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ लेकर आया, बल्कि इंडिया के फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज में कुछ लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। पहले तो यह था कि जंग ने न्यू दिल्ली को उसके मिलिट्री पे फोकस करने पे मजबूर कर दिया, जिसके चलते इंडिया आने वाले समय में एक मेजर मिलिट्री पावर बनकर उभरा। 1962 वॉर के बाद इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग तेजी से बढ़ने लगी। जहां 1961 में ये उसकी जीडीपी का 2.1% था, वहीं 1963 में 4% इंक्रीज हो गया और 1990s तक कंसिस्टेंटली 3% के ऊपर रहा। आज तक इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग प्री 1962 लेवल तक कभी नहीं गिरी। स्पेंडिंग के साथ साथ इस जंग के बाद इंडिया ने कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी अडॉप्ट किए और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को भी एक्सपैंड करना शुरू किया। 1947 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने के डिसीजन और 1998 में न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने के पीछे कहीं ना कहीं इस वॉर का एक इंपॉर्टेंट रोल था। इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो 1962 में भारत के चैलेंजेस ने मिलिट्री राइज को इनकरेज किया। आज हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस चाइना के मुकाबले बेहतर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी का लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस के लिए ये एक्सपीरियंस काफी मायने रखता है। इंटेलिजेंस और सर्विलेंस की बात करें तो यूएस, फ्रांस और दूसरे पावर्स की मदद से इंडिया अपने एग्जिस्टिंग सर्विलेंस और इंटेलिजेंस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर पा रहा है। आज इंडिया की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों ही इस बात पे एम्फसाइज करती है इंडिया की हालत 1962 जैसी अब नहीं रही। इंडिया ने न सिर्फ अपने आप को दुनिया के कुछ बेहतरीन मिलिट्री प्लेटफॉर्म से इक्विप किया है, बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स प्लान को भी इनिशिएट किया है। बेटर रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स के चलते दूर दराज के बॉर्डर एरियाज में इंडियन मिलिट्री की मोबिलिटी इनहैंस हुई है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट मिलिट्री अपग्रेड के बाद दूसरा सबसे मेजर चेंज माना जाता रहा है। दोस्तों, चाइना ने लगातार एलएसी में पीएलए की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पर खास ध्यान दिया है। इंडिया भले ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में लेट एंटर किया हो, लेकिन वो भी अब रफ्तार पकड़ रहा है, चाहे वो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट हो या स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन या फिर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी एलएसी के पास एयरफील्ड्स का कंस्ट्रक्शन। इंडियन गवर्नमेंट का दावा है कि पिछले 5 सालों में चाइना के साथ बॉर्डर एरिया में इंडिया ने 2100 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी और भी इंप्रूव हुई है। इन ऑल वेदर रोड्स के अलावा 7450 मीटर्स की लेंथ का ब्रिज भी बनाया गया है। यूनियन गवर्नमेंट ने पिछले 3 सालों में ₹1300 करोड़ से भी ज्यादा लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर पे और वहां के बर्फीली ऊंचाइयों में तैनात करीब 55,000 ट्रूप्स पे खर्च किए हैं। इसके अलावा कश्मीर वैली को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला और अन्य टनल्स इस साल के एंड तक ऑपरेशनलाइज हो जाने के चांसेस हैं। ईस्टर्न सेक्टर में भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी के चलते अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। असम के गुवाहाटी से तवांग तक जाने वाली सेला टनल का कंस्ट्रक्शन इस साल के बीच में कंप्लीट होने की उम्मीद है। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के बुडीमाला के पास नेचिपू में एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2 स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस पे भी काम चल रहा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का एक और सिग्निफिकेंट एग्जांपल वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जिसके तहत एलएसी के पास रिमोट विलेजेस के डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एडमिनिस्टर्ड होगा और इस प्रोग्राम के अंडर कई डेवलपमेंट एक्टिविटीज अंडरटेक करेंगी, जैसे हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर्स, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोविजंस, सैटेलाइट टेलीविजन का एक्सेस और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए सपोर्ट। इस प्रोग्राम को इतना वाइटल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इन विलेजेस के लिविंग स्टैंडर्ड्स और चाइनीज साइड में उनके विलेजेस के लिविंग स्टैंडर्ड्स में फर्क काफी ज्यादा है। तिब्बत पे चाइना के व्हाइट पेपर ने ये जताया कि 2017 से 2020 के बीच चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने साइड के एरियाज में बेटर हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स और इंटरनेट फैसिलिटीज डेवलप की हैं। कई बार चाइना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में विलेज कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट्स भी आने लगी। इनमें से कुछ रिपोर्ट्स को तो सैटेलाइट इमेजरी ने भी कंफर्म किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे अरुणाचल प्रदेश को
चाइना अपने सदर्न तिब्बत का हिस्सा मानता है और उसके मुताबिक इंडिया इस रीजन में 90,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइनीज टेरिटरी ऑक्युपाई करके रखा है। रिसेंट टाइम्स में चाइनीज एग्रेशन का सबसे सीवियर इम्पैक्ट जून 15, 2020 को देखा गया, जब लद्दाख के गलवान वैली में इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स के बीच एक डेडली क्लैश हुआ, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स और 5 मिलिट्री ऑफिसर्स की जान चली गई। 45 सालों में यह पहला ऐसा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट था जिसने चाइनीज स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में काफी हलचल मचा दी थी और इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट अपने पीक पर चला गया और इंडिया ने भी इसका एक कड़ा जवाब दिया जो इंडिया के मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को दर्शाता है। गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब यह साफ हो गया कि चाइना कोई भी पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए तैयार नहीं है, तब इंडियन आर्मी ने एक एग्रेसिव मिलिट्री रिस्पांस प्लान किया। लद्दाख के पैंगोंग रेंज पीक्स कैप्चर करने के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में इंडियन स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस मगार हिल, मुकपरी टॉप, रिजांगला और रेचनला जैसे क्रूशल पॉइंट्स को कैप्चर करने में कामयाब हो गए। इससे एक बात साफ है कि चाइना के लिए इंडिया के खिलाफ शुरू की गई कोई भी जंग उसे और भी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज की तरफ ढकेल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ साथ न्यू दिल्ली कई वर्ल्ड पावर्स के साथ चाइना को काउंटर करने के लिए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी एंगेजमेंट में शामिल हो रहा है। दोस्तों, आजकल डिप्लोमेट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसे कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट के साथ बायलैटरल मीटिंग की डेट्स फिक्स करने में लगे हैं। वैसे तो बायलैटरल टाइज के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मीटिंग्स में चाइनीज एग्रेशन पे खास फोकस रहेगा। टॉक्स के 2 मेन पर्पस रहेंगे। पहला यह कि इन कंट्रीज के साथ इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी प्लान करेगा जिससे वो चाइना के खिलाफ एक बोल्ड स्ट्रेटजी अपना सके। दूसरा ये कि इंडिया इन वर्ल्ड लीडर्स के साथ सैटेलाइट इमेजेस जैसे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस शेयर करेगा एज अ प्रूफ कि कैसे चाइना 1993 से लगातार रिटन पैक्ट्स को वायलेट करता आया है। इस साल G20 समिट इंडिया की प्रेसिडेंसी के लिए एक अहम मौका होगी जिसके थ्रू वो अपने बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन कर सके और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर। ओवरऑल 1962 वॉर के बाद इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक रियलिस्ट अप्रोच को अपनाया। इसका इम्पैक्ट आज उसके डिप्लोमेटिक स्कोर बोर्ड में साफ दिखता है। दोस्तों, एक्सटर्नल अफेयर्स में इंडिया का रियलिस्ट शिफ्ट 1962 वॉर के दौरान ही झलक रहा था। चाइनीज एग्रेशन का सामना करने के लिए नेहरू ने न सिर्फ यूएस और यूके से आर्म्स और सप्लाईज के लिए रिक्वेस्ट की, बल्कि यूएस एयरफोर्स के इंटरवेंशन के लिए भी वो तैयार थे। ये रियल पॉलिटिक अप्रोच इंदिरा गांधी की लीडरशिप में और भी उभर के आई जब 1971 में इंडिया ने यूएसएसआर से पार्टनरशिप की, पाकिस्तान को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हराया और अपने आप को साउथ एशिया में एक लीडर की पोजीशन पर लेके आया। वैसे तो 1990s के दौरान न्यू दिल्ली और बीजिंग अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए, लेकिन इंडिया चाइना को एक मेजर पोटेंशियल थ्रेट की तरह ही देखता आया है और इसीलिए वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे अपने फोकस को बनाए रखे है, जिसके लिए वो मिनिलेटरल्स और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट में जुड़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्वाड जैसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो एक फ्री और ओपन रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करता है। आज 1962 के मुकाबले चाइना इंडिया के लिए और भी पावरफुल राइवल है, पर फर्क इतना है कि न्यू दिल्ली इस बार उसे काफी ज्यादा सीरियसली ले रहा है और काउंटर करने के लिए उसी लेवल के डेवलपमेंट्स भी कर रहा है। ऐसे में शायद ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया 1962 जैसे हादसे को दोहराए। हालांकि आपके क्या ओपिनियन है इस मुद्दे पे? अभी वो कौन से स्पेसेस और गैप्स हैं जिसको इंडिया को फुल करना जरूरी है चाइना को डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली और इकोनॉमिकली काउंटर करने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ कैन इंडिया यूज इट्स G20 प्रेसिडेंसी टू डील विद द चाइना चैलेंज? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।